यस, गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्टिव पैसिव के कुछ बेसिक रूल्स हैं वो, और हमने टेंस के अकॉर्डिंग उसके 2 रूल्स ले लिए थे, पढ़ लिए थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ICS हो तो हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म एक्टिव पैसिव में मेन है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस जब तक हम चल रहे हैं तब तक वही चलता रहेगा थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे जैसे हम आगे और रूल्स चेंज करेंगे हम आगे और भी पढ़ते जाएंगे। आज हम फिर से 2 रूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट हम लेंगे जो हमारा थर्ड रूल है, वो है डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब हम इसको बाय एग्जाम्पल कुछ पढ़ लेते हैं। बाय एग्जाम्पल हम इसको क्लियर करते हैं। He does not play फुटबॉल। पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट बनेगा फुटबॉल। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम। अब जब यहाँ पर हम एक्टिव के सेंटेंसेस में पीछे हिम आता है तो हम उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो ही में चेंज करते हैं। उसी तरह जब यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा तो हम उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम में चेंज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। They do not help me। मी किस में चेंज होगा? आई में। तो I am not helped by them। दे किस में चेंज होगा? देम में। और मी किस में चेंज होगा? आई में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे वैसे अगर लिखेंगे तो नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वी डिड नॉट कट ग्रीन ट्रीज। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना तो सिर्फ ट्री नहीं लेना है। जब हमें ऑब्जेक्ट में दे रखा है ग्रीन ट्री, दैट मीन्स वो पूरा एक ही ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हमें अलग अलग नहीं करना है। तो हम इसको क्या करेंगे? ग्रीन, ग्रीन ट्रीज
वर नॉट, कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, कट बाय अस। क्या आंसर हुआ हमारा, क्या सेंटेंस बना, ग्रीन ट्रीज वर नॉट कट बाय अस। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शी डिड नॉट बाय अ पेन। हम आगे क्या लगाएंगे, अ पेन। अ पेन वॉज नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट, बी बॉट बाय हर, सॉरी। हर, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या था, डज नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट है तो हम एजएमआर लगाएंगे। और हमने जो नेक्स्ट पढ़ा वो क्या था, डिड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम वॉज वर लगाएंगे। तो यहाँ पर एक्टिव के जो सेंटेंसेस होंगे ना, वो ही बता देंगे आपका कौन सा टेंस चल रहा है, और जो टेंस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है। तो ये दोनों ही सेंटेंस जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गए। हम रोज 2 रूल्स ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे एक्टिव पैसिव में, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव पैसिव और नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं पर डे 2 रूल्स ही समझा रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेंस कि कैसे उसको हम चेंज करेंगे। तो आज के हमने ये 2 रूल्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 लेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको इसमें टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए थे, पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देन एब्सोल्यूट वैल्यू बताई थी मैंने आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। उसके बाद कंपैरिजन कैसे करना है रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करना है, इस टाइप से मैंने आपको सब इसमें ब्रीफली बताया था। अब हम इसमें और मैंने इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये 4 ऑपरेशन भी करके बताए थे कि कैसे रेशनल नंबर को आपको सॉल्व करना है। और प्रॉपर्टी, अब इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें इफ एनी 2 रेशनल नंबर, सबसे फर्स्ट इसमें हम सम करते हैं, अगर उसकी एडिशन करेंगे तो एडिशन में क्या होगा, इसमें बाई चांस ले लिया 2/3 और 4/8, जैसे हमने ये 2 रेशनल नंबर ले लिया, इसको आपको क्या करना है, सम करना है। सम मीन्स एडिशन करनी है, इसी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडिशन में a + b, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा a - b, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा a × b, और डिवाइड में क्या हो जाएगा a/b। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टी हो गई आपके क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, बट इसमें कुछ डिफरेंट है। जब आप सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करोगे तो इसमें वैल्यू दोनों लेफ्ट हैंड और राइट साइड में दोनों में वैल्यू इक्वल नहीं आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वर्स होता है। एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यही एग्जाम्पल है 2/3 + 4/8, इसे मैं एडिशन कर रही हूँ, है ना। तो 2/3 + 4/8 ये एडिशन की। अब इसके इक्वल में इसको मतलब कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, रिवर्स होगा। तो रिवर्स में ये क्या होती है, 4/8 और 2/3। अब इसको आप सॉल्व करोगे और ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो इन दोनों की वैल्यू
सेम आएगी, इक्वल है। और ये सिर्फ किस में होगा, एडिशन में। अब जैसे इसमें आप सब्ट्रैक्शन यूज़ करोगे, बाई चांस में आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा, बट इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। इसका मीन्स क्या है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर आप फॉर्मूला नोट करना चाहो तो कर सकते हो, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन में साइन यूज़ करके कर सकते हो कि a माइनस बी माइनस ए। अब बट माइनस जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वहाँ पर आपको नॉट इक्वल यूज़ करना है, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। क्यों, एक नेगेटिव में आएगा तो एक पॉजिटिव में आएगा, और दोनों वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट है ना। तो इस टाइप से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में दोनों में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती है। इस टाइप से आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी। आप ये फॉर्मूले लिख देना, सब मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको एडिशन का फॉर्मूला ही बताया है। आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का लिखना है, मल्टीप्लिकेशन का लिखना है और डिवाइडेशन, ये तीनों फॉर्मूले आपको नोटबुक में नोट करने हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके एसोसिएटिव। वैसे आपने सब प्रॉपर्टी पढ़ रखी है लास्ट टाइम, पर एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि इसके बेस पर हमें आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम है। इसमें भी यही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। इसमें भी एडिशन और डिवाइड, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये प्रॉपर्टी एग्जिट होती है। इसका मीन दोनों में ही वैल्यू सेम आएगी, और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में वैल्यू सेम नहीं होगी। इसका फॉर्मूला भी आप यूज़ कर लो, मैं सिर्फ एडिशन का ही लिख रही हूँ, आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन इन सब का भी लिखना है, ठीक है। तीनों बाकी के जो तीन और हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इन तीनों के फॉर्मूले आपको अपने नोटबुक में नोट करने ही है। अब इसमें क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसमें 3 इंटीजर्स होंगे, 3 रैशनल नंबर, बाई चांस ए बी सी 3 रैशनल नंबर होंगे और 3 रैशनल नंबर। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडिशन में a प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इक्वल यहाँ पर हो जाएगा राइट हैंड साइड में a प्लस बी और ब्रैकेट में, और लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस सी। मीन्स b तो हमेशा हमें यहाँ पर भी ब्रैकेट में कॉमन ही आ रहा है और यहाँ पर भी b कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी, एडिशन में हमेशा इक्वल होती है, और जैसे आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। मल्टीप्लिकेशन में इक्वल होगी और डिवाइड में नॉट इक्वल। तो इस टाइप से ये दो प्रॉपर्टी, दो में ये एग्जिट होती है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है कि इसमें जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे वो नेगेटिव रैशनल नंबर में चेंज हो जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का अगर सम करते तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। तो इस टाइप से जो भी नेगेटिव होगा, जैसे बाई चांस मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी पी क्यू। अब पी क्यू यहाँ पर क्या है, माइनस, ये नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q। इसमें डिजिट चेंज नहीं होगी, इसमें इन्वर्स नहीं होगा, एडिटिव इन्वर्स है ना, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो ये आपके कौन से हो गए, एडिटिव इन्वर्स। इसका मीन वही A अपॉन बी माइनस और A अपॉन बी प्लस का हो जाएगा। जैसे अगर पॉजिटिव होगा तो उसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो ये हो गए आपके एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, जैसे आप किसी भी रेशनल नंबर को अगर बाय चांस आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी जीरो, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो उसमें आंसर क्या आएगा, उसमें आंसर आपके सेम वही आएगा। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो का मीन्स है कि अगर आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी जीरो। 2/3 इंटू जीरो, इसे मैंने रेशनल नंबर लिया है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, विल बी जीरो। ये तो आपको पता है कि इफ एनी डिजिट बाय मल्टीप्लाई बाय जीरो देन रिजल्ट विल बी जीरो। और एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसमें आंसर क्या आएगा, अगर वो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होती तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आता। डिवाइड में भी आंसर जीरो आएगा, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है, जब हम सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है, और मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाता है तो वो आंसर जीरो आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखना, नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स हो गई है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में वही मैंने आपको बता दिया, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो है ना, तो वैसे एडिशन एडिटिव ऑफ जीरो, सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो, इस टाइप से इसको भी आप लिख सकते हो कि एडिटिव ऑफ जीरो, एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताया। अब है नेक्स्ट आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वैसे आपके सिलेबस में 3 टाइप की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वैसे प्रॉपर्टी सब है, आपको प्रिपेयर सब कुछ करना है, कोई भी आपको रहने नहीं देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया था, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो उस टाइप से इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का मीन समझते हो ना, अपोजिट। नेक्स्ट है आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, इसमें डिजिट जो न्यूमरेटर होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर होगी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। एज ए एग्जाम्पल P/Q फॉर्मूला, तो ये Q/P, इसके साइन एज इट इज रहेंगे। P/Q है तो Q/P, मीन्स क्या हो गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो चुका है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। एज ए देख लेना 4/9, अब 4/9 है तो 9/4 हो गया ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस टाइप से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी आप नोट करते रहना सब। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन, इसमें डिवाइड ये नहीं होता, और इसमें मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन प्लस विद, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज होंगे, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन यूज होगा। अब इसमें देखना, इसका फॉर्मूला भी आप देख लो, इसमें भी आपके 3 रेशनल नंबर इफ A B C, ये 3 रेशनल नंबर ले लिए हमने A B C, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ओवर एडिशन में इसका फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू B प्लस C इक्वल्स टू A इंटू B प्लस A इंटू C। इसका मीन्स क्या हो रहा है, इन दोनों की वैल्यू सेम हो गया। अब इसमें ये ध्यान रखना कि A को आप पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का सम कर देना है, उनका सम करके A को उससे मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में A को B से मल्टीप्लाई किया, A को C से मल्टीप्लाई किया, और फिर लास्ट में दोनों को सम कर देना। इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें आपको यहाँ पर माइनस का साइन यूज करना है। तो ये है आपके सब जितनी प्रॉपर्टी हैं उनको आपको
स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। सब फॉर्मूले मैंने आपको उसमें एडिशन वाली, ये एडिशन के फॉर्मूले लिखवाए, अब उसको आपको सब्ट्रैक्शन, ये सब फॉर्मूले आपको अपने लेवल पे लिखने हैं। समझ में आ गया। और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। अब है आपके नेक्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। जैसे आपका एक न्यू चैप्टर है कि टू रेशनल नंबर के बीच में आपको एक कौन सा नंबर रेशनल नंबर आएगा वो बताना है आपको। जैसे कोई भी टू नंबर ले लिए, जैसे मैंने ले लिए 2/3 और यहाँ पर ले लिया मैंने 7/9। अब मुझे इनके बीच में क्या रेशनल नंबर आएगा ये बताना है, ये रेशनल नंबर बताना है। तो इन रेशनल नंबर, इनके बीच में क्या रेशनल नंबर आएगा, तो ये हमें फाइंड करना है। वैसे तो अनलिमिटेड रेशनल नंबर आते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आते हैं, बट हमें तो जितने फाइंड करने उतने ही हम सॉल्व करेंगे। जैसे आएगा कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन, ये जो नंबर दे रखे होंगे, बाई चांस कभी ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 and 3। अब 2 and 3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, कौन सा रेशनल नंबर आएगा, तो आपको ये भी फाइंड करना है कि 2 and 3 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा। वैसे इसको फाइंड करने की 2 ट्रिक है, बट मैं आपको सबसे ईजी ट्रिक बता रही हूँ, देखना। फर्स्ट, टॉपिक में लिख देती हूँ फाइंड डायरेक्ट, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बता देती हूँ, है ना। फाइंड 1 रेशनल नंबर। फाइंड स्टार्टिंग इजी से ही करते हैं। फाइंड रेशनल 1। अब 1 इसका मीन्स हमें ओनली 1 रेशनल नंबर ही फाइंड करना है। 1 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/2। अब 3/5 और 7/2 इन दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि 5 और 2 यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर है। फाइंड, अब मैं आपको फाइंड द रेशन, ये रेशनल नंबर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक, क्लियर। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। इसके अंदर रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी थी, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस कर रखा था डेवलपमेंट के बेस पर, ओरिजिन के बेस पर, रिनेबिलिटी के बेस पर, वो मैंने 3 तो आपको बता दिए थे। नेक्स्ट अपना चल रहा था कंटिन्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर किस किस टाइप से इसको डिवाइड कर रखा है उसके बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। On the basis of their distribution, there are some natural resources on the basis of their distributions, there are some natural resources which are found everywhere while some are found in particular areas. Hence they can be classified as a localized and ubiquitous resources respectively. क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या होता है, बांटना, बंटवारे के आधार पर। तो इसमें 2 बेस बता रखे हैं आपको। लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मीन्स ये होता है ऐसे रिसोर्सेज जो आपको सब जगह मिल जाते हैं। और नेक्स्ट दे रखा है यूबिक्विटीज। इसका मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर जगह पर देशव्यापी, पूरे देश में सब जगह मिल जाएंगे। और लोकलाइज्ड जो पर्टिकुलर जगह पर मिलते हैं, जिसमें जैसे मिनरल्स, ऑयल, ये चीज़ें जो होती है वो पर्टिकुलर जगह पर मिलती है, आपको हर जगह नहीं मिलेगी। जैसे एयर है, वाटर है, ये क्या होता है, यूबिक्विटीज होता है, यानी कि देशव्यापी होता है, सब जगह ये चीज़ें आपको मिल जाती है। फर्स्ट दे रखा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर क्षेत्र कह सकते हैं, उसका विशिष्ट एरिया होता है। सच एज मिनरल एंड ऑयल्स। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे मिनरल्स एंड ऑयल्स। अब आप सोचोगे कि आपके घर के आसपास आपको मिनरल्स और ऑयल्स मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिक रीजन जहाँ पर होता है वहीं पर आपको ये रिसोर्स मिलते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकल फैक्टर सच एज क्लाइमेट, टराइन एंड एलिटेट। Examples, minerals such as coal and iron ore found in Bihar and Odisha. क्या दे रखा है यहाँ पर,
देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जो बंटवारा कर रखा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरियस फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स का मीन्स होता है भौतिक तत्व, आपके एनवायरनमेंट में जो भी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट दे रखा है क्लाइमेट, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है, तराइन कैसा है वहाँ पर, और एल्टीट्यूड कैसा है, इन तीनों बेस के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दे रखा है अब यहाँ पर, मिनरल्स और कोल आपको कहाँ पर मिलते हैं? मिनरल्स सच इज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड ओडिशा। अंडरलाइन कर देना इसको, ये कहाँ पर जीके का क्वेश्चन भी बनता है आप लोगों के लिए कि मिनरल्स में कोल और आयरन ये दोनों आपको कहाँ पर मिलते हैं? बिहार एंड ओडिशा। ऐसे तो बहुत सारी जगह पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन का नेम बता रखा है, बिहार एंड ओडिशा। नेक्स्ट है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। यूबिक्विटस का मीन्स होता है देशव्यापी, जो आपको सब जगह पर मिल जाए। दिस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट। अब ये ऐसे रिसोर्सेज है, आप कहीं पर भी चले जाओ, पूरे देश में कहीं पर भी चले जाओ, एयर भी मिलेगी आपको, वाटर भी मिलेगा और सनलाइट भी मिलेगी। नेक्स्ट 3 पार्ट दे रखे थे आपकी रिसोर्सेज के, अब उसमें सेकेंड पार्ट आता है अब अपने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनको मानव बनाता है। द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिन फॉर्म्स हैव बीन चेंज्ड। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, नेचुरल रिसोर्सेज आपके लिए यूज़फुल कब होंगे? जब आप उन रिसोर्सेज का मेन जो फॉर्म है उसको चेंज कर आप उससे अपने लिए यूज़फुल चीज़ बनाओगे। से पानी के 2 यूज़ बताए थे कि पानी आपके पीने के लिए, आपकी डेली रूटीन्स की जो नीड्स होती है उसको पूरा करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के काम में आता है। अब जो बेसिक नीड्स है वो तो आपकी पूरी हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके थ्रू हमने उसका फॉर्म चेंज कर दिया और उस रिसोर्स को हम दूसरे काम में भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है, द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज when their original form have been changed, जिसका ओरिजिनल फॉर्म हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ऑल द नेचुरल सब्सटेंस become a resource when human beings change their original form with the help of their skill and technology। यहाँ पर यही दे रखा है, ह्यूमन बींग्स मानव जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म को अपनी टेक्नोलॉजी से और अपनी स्किल्स का मीन्स होता है अपने कौशल से चेंज कर देता है। वही से हम किसी भी रिसोर्स का अगर अच्छे से फॉर्म चेंज कर देते हैं तो वो हमारे एक से ज़्यादा काम में आ सकती है। सिंपल किसी भी चीज़ को, अब जैसे एयर का भी बताया था, एयर अपने हवा के लिए काम में आती है, लेकिन उसका विंड मिल के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ से उसके फॉर्म को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर इज अ नेचुरल फॉर्म। आयरन ओर का मतलब होता है लोह अयस्क, ओर का मीन्स होता है अयस्क। आयरन आप जानते हो लोहा, इट इज अ नेचुरल फॉर्म, ये एक प्राकृतिक रूप है। वॉज नॉट अ रिसोर्स, ये अभी तक रिसोर्स नहीं है। अनटिल एंड अनलेस, अभी तक इसका कोई भी यूज नहीं है। मेन लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक इस आयरन ओर के अंदर से आयरन को नहीं निकाला जाता है तब तक इस आयरन ओर को न तो अपन रिसोर्स कहेंगे, न ही ये हमारे किसी भी यूज का होगा। द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस टू डू सो इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो ह्यूमंस की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी स्किल्स से कितना डेवलपमेंट कर सकता है। नेक्स्ट दे रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब 3 पार्ट आए थे आपके, रिसोर्सेज आए थे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और थर्ड आया था ह्यूमन। अब इसके आगे दे रखा है ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों से इंपॉर्टेंट क्या होता है? ह्यूमन। आपके पास रिसोर्सेज भी है, उसके अलग अलग टाइप्स की चीज़ें भी है, लेकिन आपके पास आइडियाज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप उसका फॉर्म कैसे चेंज करोगे? जब तक हम किसी भी चीज़ का फॉर्म चेंज नहीं करते हैं वो तब तक हमारे लिए यूजफुल रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट रिसोर्सेज इज ह्यूमन बींग। दे रखा है, अंडरलाइन करना इस लाइन को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट रिसोर्सेज इज ह्यूमन बींग्स। It is the human beings who use their skill, knowledge, technology and labor to utilize a resource। इसको आप अंडरलाइन करना है, ये पीछे आपके क्वेश्चंस भी आएगा। क्या क्या दे रखा है ह्यूमन बींग्स के अंदर?
who use their skills, कौशल, knowledge, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, तकनीक एंड लेबर अपने श्रम से यूटिलाइज उपयोगी रिसोर्स को बनाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा रिसोर्सेज होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। देयरफॉर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज द डेवलप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या आएगा? पीपल। The development and economic prosperity of any nation mainly depends on how they are utilizing their available resources. It is the education and skill development of human beings that is known as human resource development. क्या दे रखा है? It is the education and skill development. Education शिक्षा और आपके कौशल के विकास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनको किस प्रकार से और डेवलप अच्छे से अच्छे कर सकते हो। अब आपको सारे रिसोर्सेज बता दिए हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, कैसे कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे हम उसको यूज़फुल बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर आती है उसमें ये आता है कि रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन उनको हम कंजर्व कैसे करें, सुरक्षित कैसे करें। अगर हम किसी भी चीज़ को खाते, जैसे अपने पास कोई खाने की चीज़ है, समझ लीजिए कि आपके पापा के पास इतना पैसा है कि आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी कितनी पीढ़ियाँ खाएगी उसको? एक पीढ़ी खाएगी, 2 पीढ़ी खाएगी, कभी ना कभी तो आपको कमाने अगर आप उन पैसों का अच्छे से यूज़ करते हो, उससे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो क्या होगा? आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आप उसको यूज़ ही करते रहोगे, उसका कोई उपयोग नहीं करोगे अच्छे से, तो वो चीज़ खत्म होगी। यहाँ पर भी रिसोर्सेज तो बहुत सारे आपके पास, लेकिन उनको आपको क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि आने वाली हमारी जो फ्यूचर है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, उसका भी यूज़ कर सकें। They reckon the resources should be used carefully and judiciously so that they are not executed. If we are exploiting these resources, then we should give them time for renewal. देखो क्या दे रखा है? The resources should be used carefully. जो भी resources है हमको carefully, सावधानी से और judicially, विवेकपूर्ण तरीके से, यानी कि जहाँ पर जिसका जितना यूज़ हो रहा उतना ही यूज़ करना, उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। So that they are not executed. अगर हम इनका विवेकपूर्ण तरीके से और बहुत ध्यान रख के इनका यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से ख़त्म नहीं होगी। इफ़ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दिस रिसोर्सेज, अगर हमने इनको नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर रिन्यूअल, तो इनको प्राप्त करने में हमको फिर से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल। ये क्या है? पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको फॉसिल फ्यूल ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये फॉसिल फ्यूल कैसे बना है पेट्रोलियम? हजारों सालों पहले जब कोई भी एनिमल्स, डेड मैटर, एनिमल्स या प्लांट्स जो भी कोई मर जाते थे या ख़राब हो जाते थे, प्लांट्स सड़ जाना, गल जाना, तो उनको ज़मीन के अंदर बरीड का मीन्स होता है दफना दिया जाता था। तो मिलियन ईयर्स पहले ऐसी प्रोसेसिंग होती थी। अब जब वो अंदर पृथ्वी के अंदर दफन हो गए थे, तो धीरे धीरे जब हमारी अर्थ के ऊपर प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर से फिर इसमें से क्या पेट्रोलियम और ये सारे पदार्थ, तो उसको बनने में कितना समय लगेगा? मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये 1 या 2 साल में इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो जाती, मिलियंस ऑफ ईयर्स इस प्रोसेसिंग को होने में लग जाता है। द हीट एंड प्रेशर दे रखा है, हीट एंड प्रेशर, हमारी पृथ्वी के ऊपर दबाव पड़ा और गर्म दबाव, तो उससे इनसाइड द अर्थ सरफेस यानी अर्थ के अंदर का जो पार्ट कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम, किस में कन्वर्ट हो गया? पेट्रोलियम आपको कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के अंदर से मिलता है। तो पृथ्वी के अंदर से कहाँ से आया? तो इसका रीजन दे रखा है, डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज। यह ट्रांसपोर्ट का और इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज विच कैन लेड टू देयर एग्जिस्टेशन। यानी कि अगर हमने इनको सही समय पर सही मात्रा में यूज़ नहीं किया तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ये समापन की ओर आ जाएंगे। जैसे हमारे डायनासोर्स की एक प्रजाति है जो क्या हो गई? धीरे धीरे एंड हो गई। अगर उनको पहले से ही कंजर्व करके रखा जाता, उनकी सेफ्टी की जाती, तो आज भी वो प्रजाति हमारे साथ में होती। इफ़ पेट्रोलियम इज एग्जिस्टेड, इंडस्ट्रीज विल शट डाउन।
अगर पेट्रोलियम क्या होता है, समापन की ओर चला जाता है, यानी कि कम होने की स्थिति में आता है, तो इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो जाएगी, बंद होने के कगार पर आ जाएगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड। और सबसे ज़्यादा पेट्रोल किस में यूज़ आता है, ट्रांसपोर्ट के यूज़ में आता है। अगर पेट्रोल होगा ही नहीं तो सबसे ज़्यादा जो आपका इफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। एंड लाइफ विल कम टू बी स्टैंड स्टिल, और कुछ समय के लिए ऐसा हो जाएगा जब तक कि वापस से नया पेट्रोल नहीं मिला, और पेट्रोल मिलने में वापस कितने साल लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तब तक हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी कि ठहर जाएगी। तो इस ठहराव को अगर आपको रोकना है तो हमको इनको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो इसको कंजर्व करें। अगर हम सब ऐसा सोचते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी हम बचाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज का जो मैंने पढ़ा है इसको आप अच्छे से और रीड कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स वी स्टार्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 8 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको छोड़ा था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। दोनों का एक ही काम है बेसिकली, दोनों का ये काम है कि दोनों सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज़ हो जाती है एक टाइम के लिए पर्टिकुलर, और देन जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। लेकिन दोनों में बेसिकली देखा जाए तो सिमिलरिटी होने के बाद भी दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए लास्ट मैंने छोड़ा था उस टाइम पे, उसमें हमने ये टेबल को डिस्कस किया था। ये देखा था कि इस टेबल में 10 पॉइंट्स थे दोनों साइड पे, इसमें कौन सी चीज़ें होती है और इसमें कौन सी चीज़ें नहीं होती, कुछ बातों में ये ज़्यादा बेटर होता है तो कुछ बातों में ये जल्दी कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन अवेलेबल करवाता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK एंड CAN, इसका मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया था। नाइट्रोजन, ये जो था CAN, ये पूरा जो है कैल्शियम, अमोनियम, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें जो फुल फॉर्म में दे रखी है। फार्मर्स फाइंड फर्टिलाइजर बेटर देन मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर आर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़, सप्लाइड आइदर बाय स्प्रेइंग, ब्रॉडकास्टिंग और थ्रू इरिगेशन चैनल। इसको भी डिस्कस कर लिया था कि ये चीज़ें जो है ब्रॉडकास्टिंग यानी ऐसे बिखेर के डाल दी जाती है, जैसे हाथ में मुट्ठी भर में ले लिया मैन्योर और फर्टिलाइज़र और उसको इस तरह से स्प्रे कर रहे हैं तो वो ब्रॉडकास्ट कहलाता है, जिससे पूरे क्रॉप प्रोडक्शन में ये चीज़ें सप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट आज लेंगे हजार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र, मतलब ये इससे भारी जो हर चीज़ का बेनिफिट होता है तो एज वेल एज उसका कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, यानी कि ये कि इनका ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो सकता है। Though use of fertilizer has brought about significant increase in the yield of crops such as wheat, maize and rice, कुछ सीरियल्स है wheat, maize and rice, इनको बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है अगर इन चीज़ों को हम अप्लाई कर रहे हैं। The continuous use has made soil less fertile and has also caused water pollution, लेकिन इन चीज़ों का अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैन्योर को हम ऐड किए जा रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ऐड करेंगे तब भी अच्छी बात नहीं है। होगा क्या कि सॉइल की फर्टिलिटी एक टाइम के लिए बढ़ जाएगी, एक टाइम के लिए सॉइल अच्छे से फर्टाइल हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगा, क्रॉप यील्ड अच्छा मिलेगा। बट एट द टाइम ऐसा आएगा कि एक क्रॉप प्रोडक्शन के बाद दूसरा क्रॉप अगर आप उगाने जा रहे हो तो उसमें फर्टिलाइज़र के बहुत ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कम हो जाती है। एंड हैज़ ऑल्सो कॉज्ड वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन तो होगा ही, अगर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, लेकिन वाटर पॉल्यूशन इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में जब तेज़ बारिश आती है तो तेज़ बारिश की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स जो होते हैं वो तो सॉइल के साथ वाटर के साथ ब्लोन अप होते ही है, चले जाते पानी में। एज वेल एज अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उस फर्टिलाइज़र का क्या होगा, रेनी सीजन में सॉइल के साथ वो फर्टिलाइज़र भी पानी में चला जाएगा, तो वो पानी को भी पॉल्यूट करेगा सॉइल की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर, इसीलिए हम बताते हैं कि ये जो नेचुरल चीज़ मैंने आपको बताई थी विच इज़ फुल्ली ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक होता है, ये ऑर्गेनिक यानी नेचुरल होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में बनता है। तो यहाँ दे रखा है एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। मैन्योर को यूज़ करने के फ़ायदे क्या है, बेनिफिट। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल,
सॉइल का टेक्सचर जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी की सॉइल हो जाएगी। दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी अच्छे से बढ़ जाएगी। दे मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द सॉइल इम्प्रूव्स। क्या होगा, सॉइल को पोरस बना देगा। हम मैन्योर का यूज़ करते हैं, तो मैन्योर जो कि ऑर्गेनिक होता है, नेचुरली होता है, उसका यूज़ करने से हमारी सॉइल पोरस हो जाएगी। पोरस यानी पोर्स वाली, जिसके अंदर ईजीली एयर अंदर आ सके। तो सॉइल पोरस होने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने कहा उसमें पोर्स, तो इजीली हवा अंदर आएगी, दैट मीन्स क्या लेके आएगी, गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो सॉइल में एक्सचेंज होता है वो अच्छे से इम्प्रूव होगा। इंक्रीज एरेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फॉर फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवॉर्म एंड द माइक्रोब्स। मतलब ये कि मैन्योर का अगर आप यूज़ करते हो तो सॉइल में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच इज़ आर बेनिफिट फॉर फार्मर्स। फार्मर के लिए जो अच्छी चीज़ है वो है ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवॉर्म एंड अदर माइक्रोब्स। अदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अगर सॉइल में आ जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। हमको पता ही है अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, किसान का मित्र कहा जाता है उसे। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अगर सॉइल में रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है एरेशन की वजह से। अगर उसमें हवा आ रही है, ऑक्सीजन, गैसेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है किसी भी सॉइल में, तो उस सॉइल में फटाफट से ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाएंगे। और सारे ऑर्गेनिज्म ख़राब नहीं होते, कुछ ऑर्गेनिज्म फार्मर्स के लिए और क्रॉप और सॉइल के लिए बेनिफिट होते हैं। ये चीज़ हो गई एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर को यूज़ करोगे तो क्या बेनिफिट रहेगा, और हज़ार्ड्स यानी फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे ज़्यादा तो अच्छा तो है, पर एज वेल एज उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप तो पता ही है आपको। क्रॉप मतलब एक ही लैंड में एक ही टाइप की क्रॉप को एक साथ उगाना, जिनकी वजह से फार्मर्स को या सबको बेनिफिट होता है, चाहे वो फूड के लिए हो या अदर क्लोथिंग मटेरियल वगैरह फैब्रिक जो मिलता है। रोटेशन का मतलब है कंटिन्यू जो चलने वाला, यानी कि जैसे समझ लेते हैं आगे। अनदर मेथड ऑफ replenishing the soil with nutrient is by crop rotation. Crop rotation is the method of growing different crops alternately on the same field. एक ही फील्ड में हम एक बार क्रॉप उगा रहे हैं, वीट जैसे वीट उगा दिया, मेज़ उगा दिया, ये सब उगा दिया। दूसरी बार जब उसका सीज़न चला जाएगा तो हम दूसरी क्रॉप को लेकर आएंगे। तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कभी ख़राब नहीं होती है, अच्छे से बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर। दिस इज़ फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट सीज़न नेक्स्ट ईयर मतलब ये कि पहले साल हमने ये चीज़ें उगाई, जैसे वीट, यहाँ पर दे रखा है वीट और बार्ले इन द फर्स्ट ईयर। इन फर्स्ट ईयर में इन चीज़ों को उगाया, नेक्स्ट सेकेंड सेशन में हम नेक्स्ट सीज़न में हम दूसरी क्रॉप ले लेंगे, जैसे सोयाबीन हो गया, पी हो गया। यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है लेग्यूमिनस, मैंने इसको आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। लेग्यूमिनस मतलब पल्से, फैमिली ऑफ द पल्सेस प्लांट। जितने भी पल्सेस वाले प्लांट होते हैं वो सब लेग्यूमिनोसी वाली फैमिली में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सीजन में उगाएंगे तो उसका बेनिफिट ये रहेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। उस तरह की सॉइल में जो नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। मतलब ये कि लेग्यूमिनोसी प्लांट अगर आप उगाते हो तो क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल में रहकर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे मैं इसके बाद ही नेक्स्ट पेज लूँगी, उसमें आएगा नॉस्टॉक, एनाबिना, ये कुछ ग्रीन एल्गी होती है। वो ग्रीन एल्गी जब लेग्यूमिनोसी प्लांट के नीचे रहती है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज करके प्लांट्स को प्रोवाइड करवाती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके कंपाउंड नाइट्रोजन में प्लांट को प्रोवाइड करवाती है, जिससे प्लांट को भी बेनिफिट होता है और सॉइल को भी होता है। तो ये चीज़ हो गई कि एक सीज़न में एक क्रॉप को उगाओ, नेक्स्ट सीज़न में दूसरी क्रॉप ले लो। तो उससे क्या होगा, सॉइल में सारे एक ही तरह के न्यूट्रिएंट ख़त्म नहीं हो जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट बराबर अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। और नेक्स्ट समझते हैं इसको। यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है, हाउ लेग्यूम प्लांट्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसको देखेंगे कि ये कैसे करता है। हाउ लेग्यूम प्लांट्स
इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। लेग्यूम्स यानी पल्सेज ऑफ फैमिली ऑफ पल्सेस प्लांट। पल्सेस वाले प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं सॉइल की। सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नोन टू बी प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। आप ये याद रखना कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है लेकिन उसको डायरेक्ट प्लांट ले नहीं सकता, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आके बैठ जाता है एक बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होगा जो आके यहाँ क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी उसको वो कंपाउंड नाइट्रोजन में चेंज करके वो इसको प्रोवाइड करवाएगा। कैसे करवाएगा? लेग्यूम प्लांट ऑन द रूट्स ऑन द बैक्टीरिया डेवलप नोड्यूल्स कॉल्ड रूट नोड्यूल। 1.8 फिगर में शो किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रूट नोड्यूल्स इन अ रूट। आपको दिख रहा है प्लांट की रूट्स है, ये सारी रूट्स है। आपको बीच में ये फ्रूट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बट ये फ्रूट नहीं है, ये क्या है, नोड्यूल्स है। नोड्यूल्स यानी जैसे नॉर्मल आप समझ लो, नोड्यूल तो समझते हो, जैसे धागे में थ्रेड में नोड्यूल्स लग जाती है, गांठें जिसको बोल सकते हैं हम। ये गांठें जैसी जो स्ट्रक्चर है वो किसी बैक्टीरिया के आने से और नाइट्रोजन के फिक्सेशन के काम करने से ऐसा कुछ अलग सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगता है। द बैक्टीरिया डेवलप नोड्यूल्स कॉल्ड रूट नोड्यूल। ऐसे बैक्टीरिया जो यहाँ पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ये रूट्स नॉर्मल रूट नहीं, इन रूट्स को कुछ स्पेशल नाम दे दिया और उसको बोलेंगे रूट नोड्यूल। द बैक्टीरिया लाइव इन symbiotic association with the roots of leguminous plants and help to fix atmospheric nitrogen। यहाँ पे एक वर्ड है symbiotic association, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। symbiotic रिलेशनशिप क्या होता है, लाइकेन और एल्गी का था, 7th में था आपके फर्स्ट लेसन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले में। वो ही वर्ड है यहाँ पे symbiotic association। symbiotic का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ सर्वाइव कर रहे हैं और दोनों में से किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। जैसे लास्ट ईयर लिया था एल्गी और फंजाई, इन दोनों के, एल्गी और फंजाई दोनों क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग किंगडम में, किंगडम प्लांटी में बिलोंग करते हैं बट अलग अलग होते हैं। एल्गी जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाता है, बट फंजाई पूरी तरह से क्या होता है, हिट्रोट्रॉप, यानी अदर ऑर्गेनिज्म पे या अदर फूड पे डिपेंड रहता है, वो डेड डिकेइंग मैटर पे वगैरह। तो यहाँ पे उस टाइम पे लिया था हमने कि एल्गी और फंजाई का एक रिलेशनशिप होता है जिसमें एल्गी उसको क्या देता है, वो फूड देता है बना के, और फंजाई उसको शेल्टर देता है। तो ये चीज़ें दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड करवा रही है, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। हमने उस रिलेशनशिप को नाम दिया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वही वर्ड सेम यहाँ पे भी आया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब ये कि यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी फंजाई के बीच में नहीं है, यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो एक प्लांट्स की रूट और दूसरा एक बैक्टीरिया के बीच में। एक बैक्टीरिया को प्लांट से नाइट्रोजन मिलेगा, बदले में प्लांट को बैक्टीरिया से क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, दैट्स वाई symbiotic association. Leguminous plants and help to fix atmospheric nitrogen. The nitrogen so fixed can be used by the plant roots from the soil. This is how fertility of soil is increased by the leguminous plant. The process of converting atmospheric nitrogen, आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, the process of converting atmospheric nitrogen into compounds which can be used by plants is called nitrogen fixation. ये nitrogen fixation process की पूरी definition है, आपको in short learn करना है। तो ये diagram तो आपको बनाना ही है एग्जाम या टेस्ट में, उसके साथ ही आपको nitrogen fixation की लाइन डेफिनेटली लिखनी है। The process of converting atmospheric nitrogen को वो कन्वर्ट करके कंपाउंड नाइट्रोजन में चेंज करके उसको प्रोवाइड करवा देता है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस चीज़ का डायग्राम आप समझ लेना। ये प्राइमरी रूट है, ये रूट नोड्यूल से जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, और ये सेकेंडरी रूट है। प्राइमरी रूट जो फर्स्ट निकलती है और ये रेडिकल होता है, सबसे फर्स्ट सीड से जो निकलता है, सीड से फर्स्ट जो निकलती है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, देन सेकेंडरी रूट, और इनके बीच में जो गांठे जैसी स्ट्रक्चर बनी है उसको बोला जाता है रूट नोड्यूल्स। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना और समझ लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर सूक्ष्म जीव के लाभ पढ़े थे,
और सूक्ष्मजीव की हानियाँ भी हैं कुछ, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, जैसे हमने कुछ पढ़ा था कि मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। उनके फैलने के भी अलग अलग कारण हैं, जैसे वायु के द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, संपर्क के द्वारा, ये हमने पढ़ लिया था। कुछ बीमारियां भी होती है मच्छरों के द्वारा, जैसे मच्छर, मादा एडिस मच्छर के कारण डेंगू रोग होता है। प्लेज्मोडियम नामक सूक्ष्मजीव के मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग होता है। आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा सामान्य रोग कौन कौन से हैं। जैसा कि आपके सामने एक सारणी दे रखी है जिसमें मनुष्य में कुछ सामान्य रोग होते हैं। वो रोग कौन कौन से हैं, कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं, कौन से तरीके से होते हैं और उनके बचाव के उपाय क्या है। देखो आप, क्षय रोग, क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। अच्छा, किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा। अब उसको बचाने के हमारे पास तरीके क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरीके से अन्य व्यक्ति से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण करना। अगर कोई इस रोग से ग्रसित है तो उस व्यक्ति से हमें दूरी बनाए रखना, ठीक है ना। तो क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है और वायु के द्वारा फैलता है, उसका उपाय आपके सामने दे रखा है। उसी प्रकार खसरा वायरस के द्वारा होता है, यह भी वायु के द्वारा फैलता है, उपाय वही है, रोगी से दूरी। चिकन पॉक्स, जैसे अपन बोलते हैं ना माता जी अपनी भाषा में, तो चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, यह भी वायु से और सीधे संपर्क से। अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स है तो उसके अगर संपर्क में अगर आप भी आ गए तो यह रोग आपको भी हो सकता है। और बचाव का तरीका वही है, उन व्यक्ति से अलग रहना, उनकी वस्तुओं को हम यूज़ नहीं करना। पोलियो वायरस के द्वारा होता है और वायु और जल दोनों के द्वारा ये पोलियो रोग फैलता है और बचाव वही है, रोगी से दूरी, उसकी चीज़ों का उपयोग हमें नहीं करना। नेक्स्ट देखो, हैजा और टाइफाइड दोनों जीवाणु के द्वारा फैलते हैं और तरीका क्या है? जल भोजन के द्वारा और जल पानी के द्वारा यह रोग फैलता है। अब इसके अंदर हम क्या बचाव करेंगे, क्या उपाय करेंगे बचाव के लिए? व्यक्तिगत स्वच्छता, हमारी जो जैसे स्वच्छता, जैसे डेली आप नहाओ, नाखून वगैरह ये काटना, तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आता है। अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन और उबला भोजन, टीकाकरण आदि के द्वारा हम उसका बचाव कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, यह वायरस के द्वारा होता है और उसके फैलने का तरीका क्या है? जल। हेपेटाइटिस ए जल के द्वारा फैलता है। बचाव क्या है? उबले जल, है ना, यानी कि उबाल कर जल को थोड़ा ठंडा कर दो और फिर उस जल का उपयोग हमें करना है। और टीकाकरण, मलेरिया यह प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और मच्छर, जैसे मादा एनाफेलिस मच्छर, प्लाज्मोडियम पढ़ा था ना अपन, मादा एनाफेलिस मच्छर के कारण मलेरिया रोग होता है। अब हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि मच्छर से कैसे बचा जा सकता है। तो मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना, कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रखना। यानी कि अगर पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा तो हम, जाहिर सी बात है, वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, वो पानी के अंदर मच्छर अंडे देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग क्षय, खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, यह सभी रोग सूक्ष्म जीव जो के द्वारा मनुष्य में फैलता है। अब जंतुओं में भी कुछ रोग फैलते हैं सूक्ष्म जीव के द्वारा। जैसे जंतुओं में अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधे में ही नहीं कारक है, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे कि जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे आपने अनेक सूक्ष्म जीव, गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों से रोग के कारक हैं। रोगों के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। और आप अगली तालिका में देखो कि कौन कौन से रोग होते हैं जो फसलों में होते हैं। ये कुछ रोग हैं जो किन किन फसलों में कैसे कैसे फैलते हैं। जैसे नींबू में कैंकर, नींबू
होता है उसमें कैंकर रोग हो जाता है। उसका कारण क्या है? जीवाणु। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा नींबू के ऊपर कुछ स्पॉट लग जाते हैं, कालापन आ जाता है, ठीक है ना। तो गेहूं की रस्ट में कारक क्या है? कवक। किसके द्वारा होता है? वायु और बीज के द्वारा। भिंडी की पीत वायरस के द्वारा होता है और कीट के द्वारा, ठीक है ना। तरीका यानी कि कीटों से इसके अंदर यह रोग फैलता है। देख लो वापस आप, सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोग कौन कौन से हैं? नींबू के अंदर कैंकर जीवाणु द्वारा होता है। तरीका क्या है? वायु। तो गेहूं की रस्ट में सूक्ष्म जीव कौन सा है? कवक। तरीका क्या है? वायु और बीज। भिंडी की पोत है ना, इस वायरस के द्वारा होता है और यह कीटों के द्वारा यह फैलता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो भी हमने पढ़ा था, जैसे आज पढ़ा था हमने कि मनुष्य में कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं, कौन से वायरस द्वारा, उसका बचाव कौन सा है, ठीक है। और उसी प्रकार पौधों में भी कौन कौन से रोग फैलते हैं और उनका बचाव कौन सा है। थैंक यू वेरी मच।